नमस्कार, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो सीयूटी यूजी 2026 के लिए तैयारी करने चाह रहे हैं या करना स्टार्ट कर दिए हैं, या एलएलबी या एमबीए, सीयूटी पीजी एलएलबी एमबीए जिसका पेपर कोड सीओक्यूपी 11 और 12 होता है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो या यूपी लेखपाल हो या ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, तब ये वीडियो आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम कुछ जरूरी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसमें पहला टॉपिक हमारा रहेगा भाषा क्या है, भाषा के बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा, भाषा के कौन कौन से प्रकार हैं, प्रकार को हम देखेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। और चौथा इसमें है, हम लोग जितना भी पढ़े रहेंगे उसका एमसीक्यू करेंगे। तो इसमें हम लगभग आपको 30+ एमसीक्यू आपको करवाएंगे। ये अगर एमसीक्यू आप कर लेते हैं अच्छे से, तब आप किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो आप सारे क्वेश्चन को आराम से हल कर लेंगे, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि भाषा क्या है। तो आप जानते होंगे भाषा क्या है। जब आप शुरुआत की कक्षाओं में पढ़े होंगे तो वहां आपने कुछ डेफिनेशन पढ़ी होगी भाषा, लैंग्वेज से रिलेटेड। भाषा क्या है? तो भाषा एक ऐसा साधन है, भाषा क्या है? एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भाव और विचार, जो भी हमारे भाव और विचार होते हैं, उसको हम एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। और प्रकट करने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? या तो हम बोलकर प्रकट करें, बोलकर प्रकट करें, या लिखकर प्रकट करें, लिखकर प्रकट करें, या हम संकेतों के माध्यम से प्रकट करें, संकेतों के माध्यम से प्रकट करें। तो भाषा क्या है? एक लाइन में अगर हम समझे तो भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से अपने सामने वाले व्यक्ति को प्रकट करते हैं, वो भाषा कहलाता है। यही परिभाषा यहाँ पर आगे दी गई है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम व्यक्तियों के बीच भावनाओं, विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह किसी भी समाज या संस्कृति की अभिव्यक्ति का मूल साधन है। संप्रेषण, संवेदन और अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा नितांत आवश्यक है। आप शुरुआती कक्षाओं में जब आप इतिहास चैप्टर पढ़े होंगे, इतिहास सब्जेक्ट पढ़े होंगे, तो वहां पर शुरुआत समय में भाषा के लिए प्रकट करने के लिए कोई साधन नहीं होता था। जब कोई साधन नहीं होता था तो सबसे पहले संकेतों का प्रयोग किया जाता, संकेतों के माध्यम से अपनी बातों को बताया जाता था। धीरे 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 यहाँ पर भाषा का विकास होना चालू हुआ। भाषा का विकास हुआ, वहां पर जो व्यक्ति थे उन्होंने एक एक चीज का जो है अपने अनुसार नाम रखना चालू किया, जो धीरे धीरे बाद में परिवर्तित हुए और आज के समय में एक परिष्कृत भाषा में, सुनिश्चित भाषा में, सुदृढ़ भाषा में परिवर्तित हो चुका है। वही हमारे सामने है। अगर हिंदी की ही बात कर लें तो हिंदी सबसे पहले भारोपी परिवार की जो भाषा है वो संस्कृत के रूप में थी, फिर धीरे धीरे पाली में आई, फिर प्राकृत, फिर उसके बाद अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, उसके बाद फिर हिंदी, जो अभी आप रूप देख रहे हैं खड़ी बोली का, ये रूप आया। तो इसको बनने में काफी टाइम लगा। ऐसा नहीं है कि 4 साल, 6 साल, 10 साल में हो गया, नहीं, इसके लिए हजारों साल का समय लगा। तो ये जो भाषा होती है जिसके माध्यम से हम अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं, इसको बनने में काफी अच्छा खासा टाइम लगता है, समय लगता है। तो भाषा की एग्जैक्ट परिभाषा क्या हो गई? तो भाषा वह ऐसा साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भावनाओं, विचारों और सूचनाओं को लिखकर, बोलकर या संकेतों के माध्यम से प्रकट करता है। यही भाषा होती है। तो भाषा की इससे सरल परिभाषा कोई नहीं हो सकती है। अब हम लोग देख लेते हैं भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो भाषा जो है वो सामाजिक संपत्ति है। सामाजिक संपत्ति का कहने का मतलब है कि समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उन सबको अधिकार होता है कि वो अपनी भाषा का प्रयोग करें। अगर वो प्रयोग नहीं करेंगे तब भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, एक दूसरे की बातों को कोई समझ नहीं पाएगा। इसलिए इसको, भाषा को सामाजिक संपत्ति माना गया है।
भाषा समाज द्वारा उत्पन्न, विकसित और संरक्षित होती है। यह व्यक्ति नहीं, समाज की संपत्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति इस पर अपना अधिकार जमाने लगे कि नहीं, ये हिंदी सिर्फ हमारी भाषा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। आप एक दो लोगों तक जो है एक भाषा को संकुचित नहीं रख सकते हैं। अगर भाषा का विकास चाहिए, भाषा को ब्रॉड लेवल पे चाहिए, तो वो सभी के लिए होना चाहिए। इसलिए भाषा को जो है सामाजिक संपत्ति माना गया है, और ये भाषा जो है समाज द्वारा ही उत्पन्न की जाती है, समाज में ही विकसित होती है, और समाज के लोगों के द्वारा ही इसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। दूसरी मुख्य विशेषता है कि भाषा को हम प्रतीक के माध्यम से जो है प्रकट करते हैं। तो भाषा के कुछ अपने शब्द प्रतीक होते हैं, जिसके द्वारा किसी वस्तु या भाव से सीधा संबंध नहीं, बल्कि सामाजिक परंपरा से बना होता है। अब किसी भाषा के जो शब्द प्रतीक होते हैं, वो आप हिंदी, इंग्लिश, ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखते होंगे जैसे हिंदी के लिए है, तो हिंदी के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी लिपि। अब देवनागरी लिपि में आप देख रहे होंगे कि क, ख, ग, घ, ये सब चीजें हैं। वहीं आप इंग्लिश में जाएंगे, इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपको ABCD देखने को मिलता है, ABCD। तो यही सब जो ये यहाँ पर आपको अल्फाबेट देखने को मिल रहे हैं, वर्ण देखने को मिल रहे हैं, यही सब इसके प्रतीक हैं। तीसरी विशेषता है कि भाषा जो है वो सृजनात्मकता की ओर बढ़ती है। सृजनात्मकता का मतलब है कि भाषा सीमित ध्वनियों और शब्दों से अनगिनत वाक्य, अर्थ और भाव उत्पन्न करने में सक्षम होता है। जैसे हिंदी में ही आपके पास जो आ से लेकर ज्ञा तक जो सारे वर्ण दिए गए हैं, इनके माध्यम से ही आप उसको स्वर और व्यंजन में डिवाइड करते हैं। स्वर और व्यंजन में बांटने के बाद उनसे छोटे छोटे शब्द बनाते हैं, शब्द को मिलाकर फिर आप जो है वाक्य बनाते हैं, और उन्हीं वाक्य को मिलाकर फिर जो है बड़ी किताब का रूप आप धारण कर देते हैं, या अपने भावनाओं और विचारों को प्रदान करते हैं, लोगों के सामने बताते हैं। तो यही इनके कहने का मतलब है कि भाषा जो है सीमित, भाषा में ध्वनियां और शब्द जो है, ध्वनियां सीमित होती है, लेकिन इन्हीं ध्वनियों के माध्यम से ही शब्द और उनके जो है वाक्य अनगिनत बनाए जाते हैं, जिसके कोई लिमिट नहीं है। भाषा जो है वो परिवर्तनशील रहती है, भाषा निरंतर बदलती रहती है, समय, समाज और परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। कहने का मतलब यह है कि आप भारत में ही है, तो भारत में आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर हिंदी भी आपको देखने को मिलता है। लोग हिंदी भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं। तो यहाँ कई तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। अभी तक विश्व में लगभग जो है 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, 3000 भाषाएं। तो यही जो है भाषा अपने जो है समय के साथ, समाज के साथ और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। और भाषा में मौलिकता और स्वतंत्रता होती है। प्रत्येक भाषा का अपना स्वयं का एक व्याकरण होता है, उसके शब्द होते हैं, और उन्हीं के अनुसार जो है वो स्वतंत्र और पूर्ण होता है। भाषा जो है एक अर्जित वस्तु की तरह कार्य करती है। भाषा जन्मजात नहीं होती है, बल्कि सीखी जाती है। और कोई भी व्यक्ति होता है तो वो किसी भी भाषा को समाज में रहकर सीखता है। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, तब जिस समाज में वो जन्म लेता है वहां की पहले भाषा सीखता है, फिर जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, पढ़ने लिखने जाता है, तो वहां पर दूसरी भाषाएं सीखता है, या कहीं किसी दूसरे देश में व्यवसाय करने के लिए गया तो वहां की भाषा सीखता है। तो ये जन्मजात नहीं होता है कि व्यक्ति पैदा हुआ और भाषा सीख लिया। ये जो है समय के अनुसार व्यक्ति को सीखते रहना पड़ता है। और भाषा का जो है अविच्छिन्न प्रवाह होता रहता है। कहने का मतलब है कि भाषा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, इसमें स्थिरता या ठहराव नहीं होता है। आप देख रहे होंगे कि समय के अनुसार भाषा भी परिवर्तित हो रही है, नए नए शब्दों का उसमें प्रयोग होने लग रहा है। तो यही जो है ये प्रवाहित होती रहती है हमेशा। और भाषा की जो है अपनी मौलिक अभिव्यक्ति होती है, मतलब मनुष्य की अपनी अभिव्यक्ति के लिए किसी न किसी माध्यम को जो है चुनना पड़ता है, तो उसमें वह अपने भाव और विचारों के लिए भाषा को चुनता है। और भाषा की अपनी एक क्षेत्रीय सीमा होती है, मतलब एक लिमिटेड एरिया में जो है कोई भी भाषा बोली जाती है।
जैसे भारत में ही है तो हिंदी भाषा के लिए जो है आप देख रहे होंगे तो मुख्य रूप से जो उत्तर भारत का इलाका है वहां पर हिंदी भाषी क्षेत्र ज्यादा है। दक्षिण की ओर जाएंगे तो आपको तमिल, तेलुगु ये सभी देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आप इधर पूर्व में जाएंगे तो आपको बंगाली देखने को मिलेगा, असमीज देखने को मिलेगा, मणिपुरी देखने को मिलेगा। फिर इधर आप पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको गुजराती, राजस्थानी और इसके अलावा जो है मराठी जो है आपको देखने को मिलता है। तो यही है कि समय के अनुसार जो है क्षेत्र की सीमा भी परिवर्तित होती है और क्षेत्र की सीमा परिवर्तित होने के साथ भाषा में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये टोटल 9 विशेषताएं भाषा की थी। भाषा की प्रकृति की ओर हम देख लें तो भाषा को जो है हम लोग संकेतों के माध्यम से भी प्रकट कर सकते हैं। इसके अपने कुछ अर्जित गुण होते हैं और सामाजिकता होता है, जो अभी हमने बताया कि भाषा का विकास और उपयोग मानव के द्वारा ही किया जाता है। परिवर्तनशीलता होती है, भाषा गतिशीलता की ओर हमेशा बढ़ती रहती है और भाषा जो है वो सरल से कठिन की ओर बढ़ती है। पहले आप किसी भी भाषा को सीखेंगे तो उसमें छोटे छोटे शब्दों को आप जानेंगे, फिर जब उन चीजों को सीख लेंगे तो कठिन शब्दों की ओर बढ़ेंगे। तो यही है कि ये सरल से कठिन की ओर जो है हमेशा परिवर्तित होती रहती है। भाषा की अपनी एक व्यवस्थित प्रणाली होती है, जैसे किसी भी भाषा में ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ होते हैं। तो यही जो है इसकी एक सुव्यवस्थित प्रणाली मानी जाती है। और भाषा की जो है अपनी विशिष्टता और भिन्नता होती है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक मानव भाषा की अपनी विशिष्ट ध्वनि, शब्द रचना, व्याकरण और शैली होती है। यही उसे अलग अलग भाषाओं से जो है अलग अलग बनाती है। भाषा के प्रकार के बारे में हम देख लें तो भाषा की मुख्यतः जो है 3 प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में हम अपने और भाव और विचारों को जो है वो बोलकर प्रकट करते हैं, बोलकर प्रकट करते हैं। लिखित भाषा में कोई भी अगर हमको मैसेज देना है, संदेश देना है, अपने भाव और विचारों को दूसरों तक भेजना है तो हम उसको लिख कर भेजते हैं, लिख कर प्रकट करते हैं। वहीं सांकेतिक भाषा में अगर हम अपने भाव और विचारों को सामने वाले व्यक्ति को बताना चाहते हैं तो उसमें हम संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं। अभी हम लोग इसमें एक एक पर डिटेल से चर्चा कर लेते हैं कि मौखिक भाषा क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, लिखित भाषा क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, और सांकेतिक भाषा के बारे में देख लेते हैं। तो मौखिक भाषा वह भाषा है जो बोली जाती है और सुनाई देती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों तथा भावनाओं को शब्दों, ध्वनियों और आवाज के माध्यम से प्रकट करता है। वह सामान्यतः सामाजिक, सहज और प्रभावशाली होती है। मौखिक भाषा अस्थायी होती है क्योंकि वह आवाज के रूप में सामने वाले व्यक्ति द्वारा तुरंत ग्रहण की जाती है और देखते ही समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए बातचीत, भाषण, कहानियां सुनाना आदि। कहने का मतलब यह है कि अगर हम अपने भाव और विचार को, जो हमने हमारे भाव और विचार हैं, इसको हम किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति के सम्मुख या समाज के सम्मुख या समुदाय के सम्मुख अपने जो है बातों को, विचारों को हम लोग बोलकर प्रकट कर देते हैं, बोल के चीजों को बता देते हैं, तब वह मौखिक भाषा आती है। जैसे आप किसी रैली में जाते हैं तो वहां पर आप देखते होंगे कि जो व्यक्ति होते हैं वो भाषण देकर चले जाते हैं। तो भाषण क्या होता है, वो आपको मौखिक रूप में दिखने को मिलता है। कोई आपको कहानी सुना रहा है वो भी आपको मौखिक ही रहेगा, या आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो वो भी मौखिक होता है। वहीं आप क्लास में होते हैं तो जैसे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं, तो अभी मैं जब चीजों को बोल रहा हूं तो ये आपका मौखिक भाषा हुआ। वहीं जब मैं कुछ लिखना चालू कर देता हूं तब ये लिखित भाषा हो जाता है। तो यही है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा में व्यक्ति अपने भाव और विचारों को बोलकर प्रकट करता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि जो मौखिक भाषा होती है वो सजीव और प्रभावशाली होती है। मतलब मौखिक भाषा जीवंत होती है क्योंकि यह आवाज के माध्यम से सजीवता प्रदान करती है और तुरंत प्रभाव डालती है। जैसे कि हमें किसी संदेश को व्यक्ति समुदाय के बीच में तुरंत बोलना है, तुरंत उसको प्रभावी करना है, तो हम
बोल देते हैं कि देखिए ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, तो वो व्यक्ति तुरंत समझ जाता है। यही है कि इसका जो है प्रभाव तुरंत पड़ता है। और ये भाषा जो है, मौखिक भाषा, वो तत्काल समझ ली जाती है, तुरंत समझ ली जाती है। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है और सामने वाला व्यक्ति उसको समझ लेता है, सुन लेता है, तो वो तुरंत उसका आंसर देने लगता है, उत्तर आपको देने लगता है। और ये मौखिक भाषा जो होती है वो सरल और सहज होती है। किसी भी व्यक्ति के सामने हम अपने भाव और विचारों को जब प्रकट करते हैं तो एकदम आसान तरीके से बता देते हैं ताकि सामने वाला समझ जाए। और जो मौखिक भाषा होती है उसकी अपनी एक आवाज होती है, स्वर होता है और लय लय होता है। तो किसी भी, चाहे वो हम अपने भाव विचारों को वाक्य के माध्यम से जो है प्रकट करें, पद के माध्यम से या गद्य के माध्यम से प्रकट करें, तो उसका जो है अपना एक लय होता है। और ये मौखिक भाषा जो है वो क्षणिक होती है और अस्थायी होती है। मतलब कहने का, अभी हमने आपके सामने बोला, आपने सुना, वहीं इसका काम समाप्त हो गया। और अगर हमें जो है अपने भाव और विचारों को संप्रेषण के माध्यम से किसी व्यक्ति के सामने प्रकट करना है, तो यह जो है मुख्य साधन होता है। और परिस्थिति के अनुसार भाषा जो है लचीली होती है। और प्रारंभिक भाषा का जो है विकास जो होता है, जब जो बच्चे होते हैं तो वो मौखिक भाषा से ही सीखना चालू करते हैं। और मानव संचार के लिए जो है ये मूल आधार माना जाता है। तो मौखिक भाषा की जो है टोटल 9 विशेषताएं ये थी। इसको आप एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। आपको ये पीडीएफ मैं एग्जाम हंट ऐप पर दे दूंगा, आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से डाउनलोड करने के बाद इसको आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। दूसरा है भाषा का प्रकार में लिखित भाषा। तो लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम लेखन के माध्यम से जो है अपने भाव और विचार को प्रकट करते हैं। इसमें जो है अक्षरों का प्रयोग होता है, इसकी अपनी एक विशेष लिपि होती है, कुछ विशेष चिन्ह और प्रतीक होते हैं, और ये जो है अस्थायी होता है। तो लिखित भाषा जो है वो अधिक अस्थायी होती है और इसको जो है संरक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे किताबें, पत्र, लेख, ये सभी जो है वो लिखित भाषा है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति अगर अपने भाव और विचारों को लिख कर प्रकट करता है तब वह लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे आपके पास जो किताबें हैं, तो किताबों में जो भी टाइप की गई चीजें हैं तो वो लिखित भाषा में आएंगी। या मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ जो चीजें लिखी हुई हैं तो ये लिखित भाषा में आएंगी। लिखित भाषा की कुछ विशेषताएं हैं कि ये लिखित भाषा जो है वो अस्थायी होती है और इसमें हम लेखन के माध्यम से अपने भाव विचार प्रकट करते हैं और इसका विस्तृत संप्रेषण होता है। अगर हमें चीजें समझ में नहीं आ रही है तो हम किसी दूसरे से समझ सकते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ से 200-300 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर कोई व्यक्ति बैठा है और अपने विचारों को वहां तक प्रकट करना है, संदेश को वहां भेजना है, तो हम लिख कर भेज देंगे, वहां तक आराम से चला जाएगा। तो इसको व्यक्ति जो है कभी भी कहीं भी पढ़ सकता है। और इसमें व्याकरण का पालन किया जाता है। जैसे बोलते समय लय होता है, वैसे इसमें लिखने के लिए एक निश्चित व्याकरण होता है, तो उस व्याकरण का प्रयोग करते हैं और जो भाषा के नियम होते हैं, व्याकरण और वर्तनी, इसका जो है पालन इसमें किया जाता है। इसके अपने साक्ष्य और प्रमाण होते हैं। जैसे लिखित भाषा कानूनी, प्रशासनिक और शैक्षणिक दस्तावेज में प्रमाण के रूप में काम आती है, क्योंकि इसे ही सत्यापन योग्य माना जाता है। लिखित भाषा सीखने और सिखाने में सहायक होती है। और इसके अलावा जो है, जो लिखित भाषा होती है उसमें लिखने वाला और पढ़ने वाला अक्सर एक दूसरे के से जो है भौतिक रूप से दूर होते हैं, जिससे लिखित भाषा का संवाद का असामयिक रूप होता है। कहने का मतलब यह है कि जो लिखित भाषा होती है उसमें मैंने यहाँ पर चीजों को लिखकर आपके सामने प्रकट कर दिया। आप 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर या कहीं भी 4000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर बैठकर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके सामने लिखित भाषा भी प्रयोग हो रही है और मौखिक भी प्रयोग हो रही है। तो जो लिखने वाली चीजें हैं वो लिखी हुई हैं तो ये लिखित भाषा हो गई, जो मैं बोल रहा हूँ वो मौखिक भाषा हो गई। और लिखित भाषा जो होती है वो गोपनीय होती है। कहने का मतलब यह है, अगर हम कोई मैसेज, कोई संदेश टाइप करके, लिख कर या पत्र के माध्यम से भेजते हैं तो वो सारे व्यक्तियों तक नहीं जाती है। वहीं मौखिक भाषा जो होती है, अगर हम आपको चीजें बता रहे हैं तो हमारे आसपास और जो व्यक्ति रहेंगे
वो उन चीजों को सुन लेंगे और समझ जाएंगे। तो इसलिए लिखित भाषा जो है अधिक गोपनीय रहती है। सांकेतिक भाषा क्या है? सांकेतिक भाषा ऐसी भाषा है जिसमें व्यक्ति अपने भाव और विचारों को बोलकर और लिखकर नहीं प्रकट कर पाता है, तो वो संकेतों के माध्यम से प्रकट करता है, संकेतों के माध्यम से प्रकट करता है। तो जो भी मूक बधिर व्यक्ति होते हैं, मूक बधिर कहने का मतलब यह है कि जो लोग बोल नहीं पाते हैं, मूक बधिर बोल नहीं पाते हैं, जो लोग गूंगे होते हैं, गूंगे होते हैं, तब ऐसे व्यक्ति जो है अपने भाव और विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो ये जो संकेत होते हैं वो सांकेतिक भाषा में आते हैं। इसके अलावा जो हमारे ट्रैफिक पुलिस होती है, तो वो भी संकेतों के माध्यम से आपको इशारे करती है, वो सांकेतिक भाषा में आएगा। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, विशेषताओं को एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। ये जो सांकेतिक भाषा होती है वो देखकर जो है समझ में आती है। इसके बहुआयामी संप्रेषण होते हैं, मतलब इसमें आप हाथ, चेहरे और शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा जो इशारे किए जाते हैं उसके द्वारा चीजों को समझते हैं। इसका जो है कोई अलग व्याकरण नहीं होता है, जैसे एक लिखित और मौखिक भाषा का होता है वैसे इसका कोई व्याकरण नहीं होता है। ये समय और स्थान के साथ जो है थोड़े बहुत परिवर्तित होती रहती है। इसमें व्याकरण की स्वतंत्रता होती है, इसका कोई अपना व्याकरण नहीं होता है। और ये जो है मुख्य रूप से मूक बधिरों के लिए, जो गूंगे व्यक्ति होते हैं उनके लिए संवाद का माध्यम होता है। और इसको जो है कानूनी मान्यता भी प्रदान की गई है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर सांकेतिक भाषा को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। इसमें शिक्षा और सामाजिक जीवन में प्रयोग किया जाता रहता है। जैसे आप बीएचयू में जब आएंगे तो बीएचयू में देखेंगे कि यहाँ पर मूक बधिर व्यक्ति भी आपके साथ में बैठकर क्लासेस करते हैं, और जो चीजें आपको समझाई जाती हैं सेम चीजें उनको भी समझाई जाती हैं। बस अंतर यही होता है कि आप उन चीजों को बोलकर प्रकट कर देते हैं, ये लोग बोलकर प्रकट नहीं कर पाते हैं, तो ये लोग उन चीजों को लिखकर प्रकट करते हैं, संकेतों के माध्यम से आपको बताते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो भाषा किसी समाज या समुदाय के संवाद की व्यापक शैली होती है जो विचारों, भाव और ज्ञान को सशक्त करने का माध्यम होती है। भाषा की परिभाषा भी हमने बताया था कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति के सामने या समुदाय के सामने अपने भाव और विचारों को लिखकर, बोलकर या संकेतों के माध्यम से प्रकट कर देते हैं। वहीं भाषा जो होती है उसका एरिया जो है काफी बड़ा होता है, वहीं जो बोली होती है उसका एरिया छोटा होता है। यह इसमें दिया है कि भाषा का क्षेत्र जो है व्यापक होता है, यह कई अलग अलग बोलियों का समूह भी हो सकता है। तो जैसे हिंदी है तो हिंदी में कई सारी बोलियां हैं, तो जिसको मिलाकर हिंदी बनी हुई है। भाषा का अपना व्याकरण होता है, इसके अपने शब्दकोश होते हैं, और भाषा जो है ये लिखित रूप में होता है। भाषा शिक्षा, साहित्य, प्रशासन और विज्ञान आदि में प्रयुक्त होता है। इसके उदाहरण है जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, ये सभी जो है वो भाषाएं हैं। बोली क्या है? तो बोली जो है एक स्थानीय या क्षेत्रीय रूप में प्रयोग में आता है जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या सामाजिक वर्ग में बोला जाता है। जैसे आपको इंडिया का मैप देखें, इंडिया के मैप में यहाँ पर जो आपका एरिया है, यहाँ ये आपका यूपी और बिहार का एरिया है, यूपी और बिहार का एरिया। तो यूपी में आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो इस साइड में आपको खड़ी बोली देखने को मिलती है, यहाँ पर इस एरिया में अवधी आपको देखने को मिलता है। नीचे आप जाएंगे इधर बुंदेलखंड एरिया में तो बुंदेली देखने को मिलता है। फिर आप इधर आएंगे तो यहाँ पर पूर्वांचल में आपको भोजपुरी देखने को मिलता है। फिर बिहार के और इधर जाएंगे तो आपको मैथिली और मागधी देखने को मिलता है। तो ये जो है अलग अलग जो है समय के अनुसार छोटे छोटे एरिया में बोली मटी होती है, और इसका जो है एरिया जो है वो सीमित होता है। यही है कि इसका क्षेत्र सीमित होता है और यहाँ आमतौर पर ये मौखिक होती है। बोली का कोई अपना व्याकरण नहीं होता है, ये बहुत सीमित होती है और इसका साहित्य में भी प्रयोग कम होता है। बोलियां आमतौर पर एक भाषा वर्ग के अंतर्गत आती हैं। उस भाषा को संप्रेषणीयता बनाए रखनी होती है।
उदाहरण के लिए जैसे हिंदी की ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, ये सभी जो है इसके हिंदी के अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग छोटे छोटे रूप हैं, तो यही बोली कहलाता है। अंतर देख लेते हैं, भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो भाषा और बोली में क्षेत्र के अनुसार भाषा व्यापक होती है और बोली सीमित होती है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो भाषा का अपना व्याकरण होता है और बोली का कोई अपना व्याकरण नियम नहीं होता है, या होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। साहित्य की दृष्टि से भाषा को जो है अधिक प्रयोग किया जाता है और बोली को कम प्रयोग किया जाता है, अक्सर न के बराबर प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र प्रयोग में देखें तो भाषा का प्रयोग शिक्षा, प्रशासन और साहित्य में किया जाता है और बोली का प्रयोग केवल दैनिक बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं। पहचान की दृष्टि से देखें तो भाषा शासकीय मान्यता प्राप्त हो सकती है और बोली को जो है शासकीय मान्यता प्रदान नहीं किया जा सकता है। बोधगम्य या समझने की क्षमता में देखें तो भाषा सीमित से भिन्न भाषाओं में कम होती है और बोली जो है आमतौर पर एक ही भाषा की विभिन्न बोलियों में पूरी हो सकती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास के बारे में। अभी हमने समझ लिया भाषा क्या है, भाषा के कितने प्रकार हैं, भाषा और बोली में क्या अंतर है, इतना हम लोगों ने एकदम अच्छे तरीके से समझ लिया। अब देख लेते हैं कि हिंदी भाषा का जो है विकास कैसे हुआ। तो आज पूरे विश्व में लगभग जो है 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। आज विश्व में लगभग 3000 से जो है अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। तो इन भाषाओं में आपका हिंदी है, अंग्रेजी, उसके बाद चीनी, फिर आप अलग अलग जो है कई सारी यहाँ पर भाषाएं हैं। तो बोलने की दृष्टि से जो है तीसरे नंबर पर हिंदी आती है। सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है, फिर उसके बाद चीनी बोली जाती है, उसके बाद हिंदी जो है आपके थर्ड नंबर पर आता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि विश्व में तीसरे नंबर की बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषा कौन सी है, तो वो हिंदी है। हिंदी जो है, हिंदी ये भारोपीय भाषा की परिवार की है। कौन सी है? भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय का मतलब होता है भारत प्लस यूरोपीय, भारत प्लस यूरोपीय। ये हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। और भाषा परिवार में जो है, हिंदी भाषा परिवार में टोटल 4 तरीके की जो है भाषाएं सम्मिलित हैं। हिंदी भाषा परिवार में, हिंदी में आपको यहाँ पर भारोपीय देखने को मिलता है। तो भारोपीय में भारत में लगभग 73% लोग जो है वो भारोपीय बोलते हैं। उसके बाद द्रविड़ जो दक्षिण के एरिया में बोला जाता है, तो द्रविड़ में लगभग 25% व्यक्ति ऐसे हैं जो द्रविड़ का प्रयोग करते हैं। आस्ट्रिक, आस्ट्रिक में लगभग 1.3% व्यक्ति हैं जो आस्ट्रिक का प्रयोग करते हैं। और चीनी तिब्बती भाषा का प्रयोग, चीनी तिब्बती, तो चीनी तिब्बती में लगभग 0.7% व्यक्ति जो है इसका प्रयोग करते हैं। तो हिंदी किस भाषा परिवार से आती है? तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार से आती है। अगर हिंदी के विकास क्रम की बात कर लें, हिंदी के विकास क्रम, विकास क्रम में हिंदी का विकास कैसे हुआ? हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ, संस्कृत, और संस्कृत से आगे चल के ये पाली में आया, पाली से फिर प्राकृत में आया, प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट, अवहट्ट के बाद प्राचीन हिंदी,
प्राचीन हिंदी, उसके बाद फिर अभी आप जो देख रहे हैं ये हिंदी का नया रूप है जो खड़ी बोली के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, खड़ी बोली के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर सबका जो है अपना अलग अलग टाइम पीरियड है। जैसे समय काल के अनुसार देख लें तो जो प्राचीन भारतीय भाषा है, तो यहाँ पर समय काल, तो समय काल के अनुसार जो है इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला समय काल 1500 बीसी मतलब ईसा पूर्व से लेकर लगभग 500 बीसी तक आता है, 500 बीसी तक। और दूसरा 500 बीसी से लेकर 500 बीसी से लेकर 1000 ईस्वी तक आता है, 1000 ईस्वी तक। और तीसरा 1000 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी से लेकर अब तक का जो समय चल रहा है ये होता है। तो ये जो 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी है, इसमें हम देख लेते हैं लगभग वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत का प्रयोग होता था। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर लौकिक संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। लौकिक संस्कृत, इसका प्रयोग इसमें होता था। और जो दूसरा टाइम पीरियड है 500 बीसी से लेकर 1000 एडी तक, तो यहाँ पर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, अपभ्रंश इसका प्रयोग इसमें होता था। फिर जो तीसरा टाइम पीरियड है 1000 ईस्वी से अब तक का, तो इसमें हिंदी की जो अलग अलग भाषाएं हैं, जिसमें उड़िया, मराठी, गुजराती, सिंधी, तो ये सभी जो भाषाएं इसमें आपकी प्रयोग में आती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि यह जो हिंदी है ये किस प्रकार से बना हुआ है। तो हिंदी जो है वो सिंधु से बना हुआ है। कलर हम लोग इसका चेंज कर लेते हैं। हिंदी जो है सबसे पहले जब आप देख रहे होंगे हिंदी, जब व्यक्ति यहाँ पर भारत में आते थे तो वो लोग सिंधु के रास्ते से आते थे। किससे? सिंधु के रास्ते से आते थे। सिंधु नदी पड़ती थी, तो जो भी व्यक्ति भारत में पहले प्रवेश किया वो सिंधु के रास्ते जो है आया। तो सिंधु आया, तो सिंधु से ही जो है व्यक्ति बोल नहीं पाते थे तो उसको हिंदू बोलने लगे। और हिंदू से जो है ये हिंदू बना, और हिंदू से जो है हिंद बना। और फिर धीरे धीरे जो है ये प्रयोग होता रहा और ये हिंदी बन गया। तो यहाँ पर हिंद, हिंद का अर्थ होता है हिंद देश के निवासी, और बाद में यहाँ पर हिंदी भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा। तो ये प्राचीन काल में हुआ। मध्यकालीन अरबी या फारसी साहित्य में भारत की संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के लिए जबानी हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके अलावा 13वीं सदी के प्रारंभ में भारत के फारसी कवि औफी ने सर्वप्रथम हिंदवी का प्रयोग किया था। यहाँ पर एक नाम आपको देखने को मिलता है कि हिंदवी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो वो औफी ने किया था। ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो ने 1253 से लेकर 1325 इनका टाइम पीरियड है। तो अमीर खुसरो ने सबसे पहले भाषा या भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। तो कहीं आपको क्वेश्चन में आता है, पूछा जाता है कि हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां पर आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग अमीर खुसरो पे टिक लगाएंगे। अमीर खुसरो ने एक किताब लिखी है खालिक बारी। इस खालिक बारी में उन्होंने, खालिक बारी क्या है, फारसी और हिंदी का जो है वो शब्दकोश है, एक डिक्शनरी है, जिसमें हिंदवी शब्द 30 बार आया हुआ है और हिंदी शब्द जो है 5 बार आया हुआ है। तो हिंदी शब्द सिंधु नदी से जो है यहाँ पर देख लेते हैं,
सिंधु, सिंधु से बना हिंदू, और हिंदू से हम जो है इसमें ई की मात्रा ऐड कर देते हैं तो ये आपका हिंदी बन जाता है। यही इसके हिंदी के जो है विकास का क्रम हो जाता है। तो हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, इसमें जो है हिंदी के अंतर्गत लगभग 5 उपभाषाएं हैं। कितनी? 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पश्चिमी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। और इसके अलावा इसमें 18 बोली जो है शामिल की गई है। हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां सम्मिलित की गई हैं। हिंदी भाषा का विकास एक दीर्घकालीन, क्रमिक और बहुपर्याय प्रक्रिया रही है, जिसमें भारतीय इतिहास, समाज और संस्कृति के विभिन्न पक्षों का विभिन्न योगदान रहा है। विकास का क्रम अभी मैंने आपको एक बार पहले बताया ही था कि हिंदी को 3 भागों में बांटा गया है। 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी, दूसरा है 1500 से 1800, और तीसरा है आधुनिक काल 1800 से अब तक। जो हमने आधुनिक चीजें बताई थी, आधुनिक क्रम, आधुनिक समय, तो आधुनिक समय को ही यहाँ पर 3 भागों में और बांट दिया गया है। तो प्राचीन काल में इसमें अपभ्रंश का अधिक प्रयोग मिलता है, जिसमें आपको रासो, डिंगल, पिंगल, सदुक्कड़ी और मैथिली आदि का प्रयोग देखने को मिलता है। और मध्यकाल में आप आएंगे तो कबीर, सूर, तुलसी जैसे कवियों द्वारा ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, इन सब का प्रयोग होने लगा। और इसके साथ ही साथ इसमें फारसी और अरबी जो है शब्दों का भी प्रयोग होने लगा था। आधुनिक काल में देखें तो यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा, और खड़ी बोली का जो है अपना एक खुद का व्याकरण है, और इस व्याकरण का जो है प्रयोग इसमें होने लगा। और यही खड़ी बोली, इसमें समय के साथ सुधार हुए, विचारधाराओं में परिवर्तन हुए, और इसका प्रयोग जो है विचारधारा में, पत्रकारिता और हिंदी शिक्षा के विकास में इसका प्रयोग होने लगा। हम लोग देख लेते हैं राजभाषा क्या है। तो राजभाषा उसको कहते हैं कि जिस भाषा में शासन का काम संपादित होता है उसे राजभाषा कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि राजकाज की भाषा में, राजकाज में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था। तो राजभाषा के लिए हिंदी का प्रयोग सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो है शुरुआत इसकी सुझाया था। और इसके बाद राजभाषा का अर्थ होता है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा। किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का कोई निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा किया जाता है, वह उस देश की राजभाषा कही जाती है। भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, किंतु साथ ही यह भी प्रावधान दिया गया है कि अंग्रेजी भाषा में भी केंद्र सरकार अपना राजकाज तब तक कर सकती है जब तक हिंदी पूरी तरह राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं हो जाती है। तो शुरुआत में लगभग 15 वर्षों के लिए इंग्लिश को राजभाषा के रूप में रखा गया था। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी दोनों का प्रयोग राजभाषा के रूप में किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों में अपनी अलग अलग जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। केंद्र सरकार की राजभाषा के अतिरिक्त अनेक राज्यों की अपनी राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग होता है। जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी स्वीकृत है वे हैं। तो हिंदी कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। तो ये राज्य हैं जहां पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है। इसके अलावा कुछ राज्य हैं जिनकी अपनी प्रादेशिक भाषाएं हैं, उनको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। जैसे पंजाब की राजभाषा पंजाबी है, बंगाल की बंगाली है या बंगला है, आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु है, कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़ है। तो इनका जो है अपना अलग अलग भाषाएं हैं। इसके अलावा सरकारी कामकाज में प्रांतीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जा रहा है। और राष्ट्रभाषा क्या होता है? तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंतर को स्पष्ट कर देना एकदम आवश्यक है। किसी देश की राष्ट्रभाषा उस देश की बहुसंख्यक लोगों की भाषा को माना जाता है। तो जहां पर मेजॉरिटी में लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं
उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। जब कोई भाषा अपने महत्व के कारण राष्ट्र के विस्तृत भूभाग में जनता द्वारा अपना ली जाती है तो वह स्वतः राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर लेती है। राजभाषा का अभिप्राय है देश की संविधान द्वारा स्वीकृत वह भाषा जिसमें संघीय सरकार अपना कामकाज करती है, अर्थात संवैधानिक तौर पर सरकारी कामकाज में उसका प्रयोग होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक ये प्रावधान किया गया है कि जो अपने क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं हैं उसमें क्षेत्रीय भाषा का राजभाषा में प्रयोग किया जाएगा। राजभाषा विषयक प्रावधान दिए गए हैं जिससे स्पष्ट हो जाता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो जो इंडियन यूनियन है, भारत है, तो भारत में जो भी काम होंगे वो हिंदी में भी होंगे और हिंदी के अलावा इंग्लिश में भी होंगे। स्पष्ट है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा जहां संवैधानिक रूप से मान्यता प्रदान की जाती है वहां राष्ट्रभाषा का देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं होता है। हिंदी को हम लोग राजभाषा का दर्जा दिए हैं, राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है। तो हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा कैसे प्राप्त हुआ? तो संविधान सभा के सम्मुख एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि भारत की राजभाषा किस भाषा को बनाया जाए। पर्याप्त विचार विमर्श के उपरांत 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राज्य भाषा होगी। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 की धारा 343 आई के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि भारत की राजभाषा हिंदी है और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब संविधान सभा द्वारा इसको अंगीकृत किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को किया गया था। और भारत की संविधान की कौन सी धारा में ऐसा उल्लिखित है? तो संविधान की धारा 343 में 343 में इसका वर्णन किया गया है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। संघ की राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय होगा। मतलब अंक अगर प्रयोग किए जाएंगे तो 1 2 3 4 ये यूज किए जाएंगे। भारत में हिंदी में 1 2 3 4 4 ऐसे प्रयोग किया जाता, तो ये प्रयोग नहीं होगा। संविधान में इसका वर्णन किया गया है, रोमन वाला ये प्रयोग किया जाएगा। संपर्क भाषा क्या होता है? तो दो व्यक्ति जो विभिन्न भाषा या भाषी हो, भाषा में बात करते हो, जिसे दोनों अच्छी तरह समझ सके, उस भाषा को हम लोग संपर्क भाषा कहते हैं। संपर्क भाषा कहने का मतलब यह है कि आप अपने भाव और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करें और वो उन चीजों को समझ जाए, तो वो संपर्क भाषा होता है। जैसे विदेश से जब व्यक्ति आते हैं तब उनको हिंदी का ज्ञान नहीं होता है, तब वो संपर्क करने के लिए अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी जो भाषा होती है उसका प्रयोग करते हैं। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अब लगभग एरिया में लोग अंग्रेजी को जानते हैं, तो अंग्रेजी में जब बात को वो लोग समझाते हैं तो यहाँ के लोग समझ जाते हैं, या हम लोग यहाँ से जाते हैं वहाँ इंग्लिश में बोलते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं। तो ये जो भाषा हुई वो संपर्क भाषा होती है। हिंदी की जो 5 उपभाषाएं वो कौन कौन सी हैं? तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली में दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के क्षेत्र आते हैं, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग होता है। और राजस्थानी है तो राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी है। बिहारी हिंदी में मैथिली, भोजपुरी, मगही कहाँ बोली जाती है? बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बोली जाती है। और पहाड़ी हिंदी है, 5वीं भाषा है, जिसमें कुमायूनी, गढ़वाली कहाँ है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में ये बोला जाता है। अब हम लोग प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं, तो एक एक प्रश्नों को हम लोग अच्छे तरीके से करते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? अभी हमने बताया कि भारतीय संविधान में
अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 343 आई, तो इसी में कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, राजभाषा हिंदी होगी। और हिंदी की लिपि कौन सी है? तो हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित बोलियों में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? ए अवधी, बी ब्रज, सी मैथिली, डी खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर सी मैथिली है। मैथिली कहाँ बोली जाती है? मैथिली बिहार में बोली जाती है, मैथिली बिहार में बोली जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में, यूपी में आपको अवधी देखने को मिलता है, अवधी बोली जाती है, ब्रज बोला जाता है, और इसके अलावा खड़ी बोली भी बोली जाती है। फिर इसके अलावा आप बुंदेलखंडी भी बोली जाती है, बुंदेलखंडी भी बोली जाती है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा है? 5, 7, 9 या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हमने आपको बताया था हिंदी की जो है टोटल 5 उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं। तो ये आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? पूर्वी हिंदी क्षेत्र, ये आप इंडिया का मैप बना लीजिए। इंडिया के मैप में ये जो एरिया आपका आएगा, ये एरिया, ये पश्चिमी एरिया हो जाएगा, पश्चिमी, और इधर का जो एरिया हो जाएगा ये पूर्वी हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है अवधी, तो अवधी यहाँ पर हो जाए, अवधी पूर्वी में आ जाता है। छत्तीसगढ़ी है, जयपुरी और बघेली। जयपुरी कहाँ बोली जाती है? तो जयपुरी राजस्थान में बोली जाती है, जयपुरी राजस्थान, और राजस्थान हमारा पश्चिम के एरिया में यहाँ पड़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुरी। अवधी यूपी में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, बघेली ये बिहार में बोली जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सी जयपुरी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर हिंदी नहीं बोला जाता है? तो उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, बिहार में बोला जाता है, झारखंड में बोला जाता है, और महाराष्ट्र में नहीं बोला जाता है। महाराष्ट्र में जो है मराठी बोली जाती है। तो इसका सही उत्तर डी महाराष्ट्र होगा। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का अन्य नाम है अंतर्वेदी, प्राची, कौरवी या हरियाणवी? तो इसका सही उत्तर है कौरवी। तो खड़ी बोली का अन्य नाम जो है, खड़ी बोली, इसका अन्य नाम जो है वो कौरवी है, कौरवी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली से या वैदिक संस्कृत से? तो इसका सही उत्तर है लौकिक संस्कृत से। अभी हमने बताया था कि हिंदी का जो विकास क्रम है वो संस्कृत है, और संस्कृत में क्या है? वैदिक संस्कृत, वैदिक है, वैदिक के बाद इसमें लौकिक आता है, लौकिक। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, वैदिक संस्कृति। ये लौकिक नहीं होगा, इसका सही उत्तर डी होगा, वैदिक संस्कृति। तो संस्कृत से होता है फिर आपका पाली, फिर प्राकृत, फिर यहाँ पर अपभ्रंश, फिर उसके बाद अवहट्ट, उसके बाद फिर ये हिंदी आपको देखने को मिलती है। तो हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो हिंदी का विकास वैदिक संस्कृति से हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली या भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी और तेलुगु। तो यहाँ पर तेलुगु आप देख रहे हैं सबसे अलग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तेलुगु। तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। 10वां क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा। तो आप देख रहे होंगे क्योंकि ब्रजभाषा में जो है अधिकतर काव्य रचनाएं हुई हैं, चाहे वो सूरदास जी हों, चाहे सूरदास या मीराबाई हो। तो इन लोगों ने जो भी अपने रचनाएं लिखी हैं वो ब्रज भाषा में लिखी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, काव्य भाषा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से किसे जाना जाता है? पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बंगला। तो इसका सही उत्तर डी होगा, पुरानी बंगला। पुरानी बंगला को हम लोग ब्रजबुली के नाम से भी जानते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी। तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो है सी, खड़ी बोली। अभी हम लोग जो चीजें प्रयोग कर रहे हैं वो खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो छत्तीसगढ़ी कैसी बोली है? पूर्वी हिंदी में आती है, पश्चिमी हिंदी में आती है, पहाड़ी हिंदी में आती है या राजस्थानी हिंदी में आती है। तो इसका सही उत्तर है ए, पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी बोली आती है। 14 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है? संस्कृत, प्राकृतिक, वैदिक संस्कृत या अभ्रंश। तो इसका उत्तर सी, वैदिक संस्कृत है। 14 का सही उत्तर सी, वैदिक संस्कृत है। 15 नंबर का प्रश्न है, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो इसमें वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है। अभ्रंश भाषा का विकास का क्रम क्या है? तो अभ्रंश भाषा जो है वो कब से कब तक है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी से लेकर 1 ईसा पूर्व तक, या 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक। तो इसका सही उत्तर है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक अभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया है। हिंदी की उत्पत्ति किस अभ्रंश से मानी जाती है? मागधी, ब्राचड़, शौरसेनी या खश। तो इसका सही उत्तर है सी, शौरसेनी। हिंदी जो है वो शौरसेनी अभ्रंश से इसकी जो है उत्पत्ति मानी जाती है। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें से गलत चुनना है कि कौन सा गलत है। मैथिली में जो है विद्यापति लिखा करते थे। दूसरा है बी, तुलसीदास अवधी में लिखा करते थे, बिहारी ब्रजभाषा में लिखा करते थे या केशव खड़ी बोली में लिखा करते थे। तो इसका एकदम सही उत्तर है सी, बिहारी। बिहारी जो है ब्रजभाषा में नहीं लिखते थे, ये भी खड़ी बोली में ही लिखा करते थे। इनमें से क्या ठीक नहीं है? मैथिली कहाँ बोली जाती है? बिहारी हिंदी है, एकदम सही है। बुंदेली पूर्वी हिंदी है, मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी है, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी है। तो इसका सही उत्तर है बुंदेली पूर्वी हिंदी है। ये जो है पूरी तरीके से गलत है, बुंदेली पूर्वी हिंदी नहीं है। ये देख रहे होंगे तो आपको दक्षिण उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण वाला एरिया है वहां पर बोली जाती है। तो ये इसका जो है सही उत्तर है। 20 नंबर का प्रश्न है, सही मेल कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर हमको देखना है कि कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? इटावा में, भोजपुरी लखनऊ में, ब्रजभाषा हाथरस में, बुंदेली झांसी में। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर लखनऊ में भोजपुरी नहीं बोली जाती है, लखनऊ में अवधी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? अवधी। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाली किस धर्म की भाषा है? वैदिक धर्म की है, जैन धर्म की है, बौद्ध धर्म की है, सिख धर्म की है। तो इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म। तो ये जो है पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। वैदिक धर्म में संस्कृत का प्रयोग होता था, सिख धर्म में पंजाबी का प्रयोग होता था।
अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या था? अपभ्रंश में तो हिंदी या देश भाषा, अवघट या अवहट। तो 22 का सही उत्तर है सी, अवहट। अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा अवहट थी। वैशवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ब्रजभाषा, अवधी, बांगरू या बुंदेली। तो इसका सही उत्तर है अवधी। अवधी को हम लोग वैशवाड़ी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, अर्धमागधी, ब्राचड़ या खस। इसका सही उत्तर है खस। तो पहाड़ी भाषा का विकास खस से हुआ है। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो आंध्र प्रदेश का गठन जो है वो भाषा के आधार पर सबसे पहले हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया है? तो हिंदी को किया गया है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ था? तो देवनागरी लिपि का सबसे पहली बार प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। इसमें जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णनात्मक है, अक्षरात्मक है, चित्रात्मक है या प्रतीकात्मक है? इसका सही उत्तर बी, अक्षरात्मक है देवनागरी लिपि। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी। तो मराठी को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। इस सेशन का आखिरी प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास ए खरोष्ठी से हुआ है, बी ब्राह्मी से, सी चित्रलिपि से, डी गुरुमुखी लिपि से हुआ है। इसका सही उत्तर बी ब्राह्मी से हुआ है देवनागरी लिपि का। तो आज का सेशन यही हम लोग समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। वर्ण विचार पढ़ेंगे। तो वर्ण विचार में सारी चीजें, स्वर, व्यंजन, ये सब हम लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और वर्ण विचार में हम लोग लगभग 2 क्लास लेंगे। 2 क्लास लेंगे और उसके बाद जैसे इसमें एमसीक्यू करवाया गया है, उसमें भी आपको एमसीक्यू करवाया जाएगा। अगर आप इसका फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम हंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट के अंदर में, फ्री कंटेंट में आप जाएंगे तो वहां पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर आप इसका टेस्ट भी देना चाहें तो वहां पर टेस्ट भी अवेलेबल रहेगा, तो आप उसको टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।